गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस अकेडमी। मैं आज टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज का टॉपिक है ईडब्ल्यूएस। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लेकर। ओके, और 2019 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। और मैं आज आपको डिस्कशन करूंगा यानी किसी भी एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए या मेंस के एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पर डिस्कशन जो करूँगा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक में फर्स्ट आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दी गई है उनमें कौन कौन सी बातें शामिल है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में जो पेश की गई है इनमें किन किन बातों का चर्चा किया गया। ईडब्ल्यूएस, जैसे मैंने कहा ईडब्ल्यूएस, कई लोगों ने सोचेंगे आखिर ईडब्ल्यूएस होता क्या है, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट है इंदिरा साहनी केस। जैसे इंदिरा साहनी केस में कही गई थी कि 50% से अधिक रिजर्वेशन है सेंट्रल या स्टेट में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किंतु जैसे ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हुआ तो मालूम क्या चला कि सिर्फ पूरे भारत में मेरिट बेसिस रहेंगे 14.5%। यानी ये सोचिएगा यानी इससे 100 में से मात्र मेरिट बेसिस से कितने कैंडिडेट की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, तो 40.5% से होगा। और आप सभी को बता दें जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस यूपीएससी की रेडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जीएस पेपर थर्ड में, जीएस पेपर सेकंड में आने वाले यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है मेंस में। और 67th बीपीएससी के जो भी आपका है मेंस में अपेयरिंग करने जा रहे हैं तो निश्चित उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है जो निर्णय सुनाई गई है, तो किन बेंच के द्वारा निर्णय सुनाई गई है। यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग यदि संवैधानिक संशोधन में परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए यानी वैधानिक जांच करने के लिए उसके लिए मिनिमम आपका है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होने चाहिए। ओके, इसी प्रकार यानी ईडब्ल्यूएस के लेकर है कितने जज का अपॉइंटमेंट किए गए थे, 5 जज। तो 5 जज कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है यानी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर उसको वैलिड कर दिया गया। और किस अमेंडमेंट के थ्रू यह आया था, यानी कौन से संवैधानिक संशोधन, तो यानी 103rd 2019 में ये पेश हुआ था और 3:2 के द्वारा इसको वैलिड किया गया। तो फर्स्ट आपका है जस्टिस का नाम है दिनेश महेश्वरी। ओके, सेकंड जस्टिस का नाम है एस रविंद्र भट्ट। और सीजेआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब ये डिसीजन सुनाया गया उस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे, यू ललित। और एकमात्र महिला इसमें शामिल थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. परिधीवाला, यानी 5 ये जज शामिल थे। और किन रेशियो से, 3:2 से इसको वैलिड किया गया। तो यहां पर आपके सामने मैं जो रख रहा हूं तो यहां से ध्यान रखिएगा एक पॉइंट है, ये मैंने कहा कि कितने लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में थे, कितने जस्टिस है जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नहीं, तो यानी ये वैलिड करने वाले हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, ये पक्ष में वोट दिए। ओके, अब भारत की जो सीजेआई है उन्होंने इसके विपक्ष में वोटिंग किया, यानी यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के द्वारा। और यहां से मैं यहां पर बताने जा रहा हूं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन 103 संवैधानिक संशोधन जो 2019 में पेश किया गया था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल की गई है। फर्स्ट आपका इसमें कहा गया है कि 10% रिजर्वेशन ईड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके,
अब रिजर्वेशन होगा तो किन किन चीज़ में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, एडमिशन टू द गवर्नमेंट एज वेल एज, यानी कहाँ पर है बाबू, प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र में। गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने के लिए यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट हो गया, इसको गवर्नमेंट जॉब में भी, सरकारी नौकरी में भी, रोजगार में इसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अपवाद में, एक्सेप्शन केस में आ गया वैसे एजुकेशन सिस्टम जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इस EWS को आर्टिकल 15 और 16 के अकॉर्डिंग रखा गया। आर्टिकल 15 का खंड 6 में और आर्टिकल 16 का खंड 6 में रखा गया। ये बाद में नेक्स्ट क्लास में कभी आपसे डिस्कशन करेंगे तो आर्टिकल 15 और 16 क्या होता है मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे मैंने कहा, इंदिरा साहनी केस में कहा गया था 50% से अधिक है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए एक ग्राफ बना दिया, एन एनालिसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। ओके, देखिए ST को कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, 7.5%, SC को 15%, OBC को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड की। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और पूरे भारत में जो मेरिट होगा उसका कितना परसेंट होगा, 14.5% हो गया। ओके, इस प्रकार रिजर्वेशन का एनालिसिस मैं कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है EWS, तो क्वेश्चन है EWS कौन सा अमेंडमेंट, तो 103 कहोगे। किस आर्टिकल में, 15 का 6 में और 16 का 6 में ये आर्टिकल में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इंदिरा साहनी केस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें रखी गई थी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत कहा गया था कि OBC को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है इंदिरा साहनी केस कब पेश किया गया था, 1992 में। और इसमें कही गई कि OBC को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए और भारत के टोटल सेंट्रल हो या स्टेट, इसमें 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी में चेंजिंग, यानी टोटल आपका हो गया, अब सिर्फ मेरिट बेसिस से कितना रहेगा, यानी 14.5%, ये सिर्फ मेरिट बेसिस से रहेगा। ओके, नो रिजर्व यानी कोई भी प्रमोशन में रिजर्वेशन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इंदिरा साहनी केस में कहा गया। और कहा गया 10% रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेस, यानी इकोनॉमिक बेस के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये नहीं की बातें किया गया। और लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो EWS में रिजर्वेशन लाया गया, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ पर भारत के लोगों को एक सटीक, वैसे लोग जिनके पास कैपेसिटी तो है लेकिन कुछ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होने के कारण है वे उसको है कैच नहीं कर पाते हैं, मेरिट को अपने लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट वैसे लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। काफ़ी अच्छी बात है, इसको शामिल किया गया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। ओके, अब बट इट कैन नेवर बी द सोल क्राइटेरिया, यानी कोई भी जो ये क्राइटेरिया है ऐसा नहीं कि कभी इसको है समाप्त नहीं किया, ये कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं इंदिरा साहनी केस को है। इंदिरा साहनी केस में यदि आवश्यकता रहेगा तो कभी भी चेंजिंग किया जा, यानी अंतिम इसको मानदंड नहीं माना जा सकता है। ओके, आप सभी ने जाना कि निश्चित है कि इंदिरा साहनी केस क्या होता है। हमें आशा है कि आप लोग को ये क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगे, यानी मेरे द्वारा जो ये क्लासेस प्रोवाइड किए एग्जाम के पॉइंट के व्यू से मैं बता रहा हूँ, वनडे एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो, यदि एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा तो जरूर इस टॉपिक को एक बार एनालिसिस कीजिएगा। और निश्चित है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, ओके और शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए अब करेंट अफेयर्स हो गया या कोई भी टॉपिक होगा उसके ऊपर क्लासेस यहाँ कंटिन्यू अब जारी रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम सभी देख लेते हैं कि आखिर है एलिजिबिलिटी टू गेट EWS सर्टिफिकेट, यानी EWS सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इनकम,
यानी प्रत्येक फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम, यानी किसी भी फैमिली इनकम का 8 लाख रुपया वार्षिकी इनकम से कम रहेगा उसको EWS कैटेगरी में रखा जाएगा। और जैसे मैंने एक ग्राफ दिखाया, मालूम क्या चला कि पूरे यानी ये पॉपुलेशन का 95% लोग का इनकम ये 8 लाख से कम होता है। और नेक्स्ट इसमें यह भी कहा गया कि सेकंड में एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकड़, यानी जिसकी भूमि कृषि योग्य है और उसका 5 एकड़ से कम है उसको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कहा तो 86% लोग के पास जो है वो 5 एकड़ से भूमि क्या होती है, कम हो जाती है। रेसिडेंशियल फ्लैट लेस देन 100 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल फ्लैट कितना होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट से यदि कम है फिर भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। और रेसिडेंशियल प्लॉट लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड, यानी इसके से 200 स्क्वायर से यार्ड से भी कम है फिर भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो जैसे ये मैंने रेशियो निकाला, मालूम क्या चला कि अधिकतर लोग हैं EWS के अंतर्गत आ जा रहे हैं। तो मैंने इसको अपने तरीके से लिख दिया कि कैसे आपको है लिखना है, किस प्रकार से आपको स्टडी करना है। देखिए EWS आरक्षण क्या होता है। EWS आरक्षण, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आरक्षण कितना परसेंट दिया गया, 10% देने की प्रावधान की गई है। किसके लिए, कमजोर लोगों को सरकारी। तो ये आरक्षण कहाँ कहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, प्लस आपका प्राइवेट जॉब में मिल गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिल गया, आपको एजुकेशन में प्रोवाइड की जा रही है। ओके, ये सिर्फ किसको मिलेगा, जनरल, यानी सिर्फ EWS से जनरल कैटेगरी को मिल रही है। इसके अंतर्गत है OBC, SC, ST को शामिल नहीं किया गया है। और जिसका सालाना इनकम कितना होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए। ओके, एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख हो गया। ओके, और एक जगह गांव में कितना, 5 एकड़ से भूमि जिसका कम है या 1000 स्क्वायर फीट से मकान कम एरिया में रहते हैं लोग। और जिस परिवार के पास, यदि हमारा यहाँ से जिस परिवार के पास गैर अधिसूचित निगम के अंतर्गत 2000 वर्ग गज प्लॉट नहीं है उसको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी ये EWS का क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत सभी लोग आएंगे, उसी को EWS प्रोवाइड किया जाएगा। तब इसके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, EWS किन लोग को प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको आंसर देना है ओनली फॉर जनरल, नो SC, ST, OBC। ओके, अब यहां से देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा, बिल अब इसके अंतर्गत नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात ही कह दूं कि अधिकतर क्या है, जैसे सेंट्रल का इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सभी पार्टियां कहेंगे कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है, हम इसको वैलिड किए हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट की आपकी है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहेगा कि मेरा बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो एक बार ये आपका रेशियो से बना दे, कोई भी अमेंडमेंट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में जिस रेशियो से पेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो लोकसभा में टोटल सीट कितना है, 543 यहाँ पर मैं दिखाया, और ये 8 जनवरी 2019 को ये पेश हुआ था। तो जब 8 जनवरी 2019 को ये पेश किया गया तो उसके अंदर यानी कितने लोग पक्ष में वोट डाले थे, 323, और विपक्ष में यानी इसको है इसके वैलिड नहीं करने के लिए 3 लोगों ने वोट डाला, एक DMK, RJD और लेफ्ट पार्टी। और मालूम क्या चला कि 543 में सिर्फ 326 लोग ही, यानी जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मात्र इतने लोग प्रेजेंट होते हैं, और सभी लोग उस दिन क्या थे, अब्सेंट कर गए। अब्सेंट करने का मतलब क्या है, इस टॉपिक है, जब ये काफ़ी ये आपका हॉट टॉपिक है, इसके बारे में पेश होने के निश्चित सभी लोग को है MP पार्लियामेंट को प्रेजेंट होना चाहिए, अधिकतर लोग अब्सेंट हो जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, राज्यसभा है, जो 8 जनवरी को ये पेश किया गया, पास हो गया, ये उसी दिन पास हो गया। ओके, और 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया गया, तो राज्यसभा में 245 सीट के बारे में जब मैं बातें कर रहा हूं, तो पक्ष में 165 है और विपक्ष में 7, यानी कितने हो गए, 172 लोग सिर्फ प्रेजेंट थे। ये कैसा MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बातें कर रहा हूं, जो देश के संवैधानिक मुद्दे की बातें हो रही है, उस दिन आप अब्सेंट हो। तो क्या गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यदि अब्सेंट कर जाते हो तो उस दिन उसका सैलरी गायब हो जाए, उस दिन उसका सैलरी काट दिया जाए?
आज हम लोग एग्जाम देते हैं तो निश्चित होता है कि 70% यदि जिसका है अटेंडेंस बनी है वही लोग ये आपका एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम दे पाएंगे, अपेयरिंग कर पाएंगे। तो क्या इनके ऊपर ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्लियर? तो देखिए ये इस प्रकार ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया और इस समय जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये लास्ट सिग्नेचर की गई थी प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, तो अब हम लोग है नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड है जो भी टॉपिक पढ़े हैं इसके बाहर आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। और आप लोग को क्या करना है, तो मेरे द्वारा जो बातें कही गई है उस टॉपिक को पूरी तरह से नोट डाउन कीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन एराइज करना हो तो मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हो। ओके, और डेली का डेली मैं आपके लिए 67 बीपीएससी मैंने आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ध्यान रखें 2020 में 2022 में जो करंट अफेयर्स है उसके लिए स्पेशल एक क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जो पूरे संडे को 9 बजे से रहेगा 4 बजे तक आपका रहेगा। जो भी ये 68 बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट बैच अभी स्टार्ट किए हुए हैं और काफ़ी बीपीएससी में जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं और स्पेशल यदि मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बिहार टॉपिक करना है, उनके लिए मात्र 499 रुपया में यानी ऑनलाइन पूरे बिहार का टॉपिक प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। ओके, मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा और 68 69 पीटी के लिए भी आपको बैच स्टार्ट हो चुकी है। जेपीएससी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। जो भी कैंडिडेट यदि आप इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे द्वारा इस जो नंबर है उस पर जरूर कॉल कीजिएगा, आपको हर टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आज की क्लासेस मेरे यहाँ पर है समाप्त होती है। निश्चित है हमें आशा है कि आप अपना प्यार जरूर हमें दोगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स।